हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मैगजीन है, मंथली मैगजीन है दिसंबर 2023 की। गाइस, इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं जो सिक्योरिटी वाले। गाइस, हमने 2 आर्टिकल्स पहले कर लिए थे, आज हमारा सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा। शॉर्ट्स हम आज देखते हैं, कोशिश करेंगे, अदरवाइज कल तो हो ही जाएगा कंप्लीट। अच्छा, इससे पहले आपने अगर पॉलिटी एंड गवर्नेंस की वीडियो नहीं देखी है या आपने दिसंबर मंथ का इकोनॉमी सेक्शन नहीं देखा है, इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में चेक करो, वो भी आपको मिलेगा। और प्लीज़ उसको देखो ताकि आपके हर टॉपिक इतने स्ट्रांग हो जाएं, बिकॉज अब आपको ज़रा सा भी टाइम अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बिकॉज वी आर रनिंग फ्रॉम जनवरी एंड कमिंग टूवर्ड्स दी फेबररी मंथ, और धीरे धीरे मंथ्स बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए अपनी तैयारी को पूरी तरह से इस पर प्रायोरिटी में रखिए। ठीक है, हर काम से पहले अपना पढ़ाई के बारे में सोचिए। तो आज जो हमारा टॉपिक इसमें हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज सिक्योरिंग मैरिटाइम ट्रेड रूट्स। ठीक है, इसके टॉपिक के बारे में हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में जानकर आपको इसलिए पता चलेगा क्योंकि गाइज ये सेवरल रीसेंट ना बड़े सारे इंसिडेंट हुए हैं मैरिटाइम डोमेन को लेकर, और बहुत ज़्यादा कंसर्न इस बात पे दिखाया जा रहा है कि सिक्योरिटी का रिलेटेड बहुत दिक्कत आ रहा है। क्योंकि सिक्योरिटी नहीं होगी तो मैरिटाइम ट्रेड रूट्स भी हमेशा अफेक्ट रहेगा ही रहेगा। अब ये कह रहा है कि ऐसा हुआ ही क्यों। तो कह रहा, आप याद करो, हमास इजराइल की लड़ाई के चक्कर में हाउती अटैक होने लग गए। क्या होने लग गए? हाउती अटैक होने लग गए आपके। कहाँ पर? हाउती अटैक आपके होने लग गए रेड सी की तरफ। हाउती रिबेल्स हैं यमन के, वो यहाँ पर अटैक करते थे बाबल मंडेब आपका जो स्ट्रेट है उसके थ्रू, और स्विच कैनाल का जो साउथ वाला पोर्शन है रेड सी में, वहां पर ये करते थे। क्यों करते थे वहां पर ये इस तरह के, क्यों अटैक कर रहे हैं? क्योंकि ये इजराइल की बम्बार्डमेंट के खिलाफ थे कि गाजा में क्यों कर रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स में ये ऐसे करते थे। याद रखना, बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या होती हैं रेड सी की, कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं? तो याद रखना, इजिप्ट है, ठीक है, सऊदी अरेबिया है, यमन है, सूडान है, एरिट्रिया है, जिबूती है। ये सारी की सारी क्या है आपकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं जो रेड सी को बॉर्डर करती हैं। ठीक है, इसके बाद एक आती है बात कि एमवी कैम प्लूटो शिप है ये रेड सी में, ये स्ट्रक हो गई थी बाय ड्रोन अटैक ऑन इट्स वे टू इंडिया। ये भी एक बात हुई कि देखो रेड सी, हमारे इंडिया पर भी इसका इफेक्ट आने लग गया, ड्रोन अटैक काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा ट्रेड रूट पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब सेकंड समस्या क्या आई इस एरिया पर, दैट इज पायरेसी इन अरेबियन सी। बहुत सारे जो माल्टा के फ्लैग्ड वेसल थे एमवी रोमैन, ये हाईजैक कर लिए गए अरेबियन सी नियर सोमालिया के नज़दीक में। तो ये कह रहा है कि ये याद रखना आपको कि जो इंडियन नेवी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह काम कर रही है। और इमीडिएटली क्या कर रही है, वो स्ट्रेस कॉल स्विफ्टली डिप्लॉय कर रही है नेवल मैरीटाइम आपके पेट्रोल एयरक्राफ्ट को, ताकि इस एरिया में सर्वेलेंस हो पाए। अब पनामा से भी रिलेटेड आ जाओ, पनामा भी बहुत ड्राइएस्ट रेनी सीजन फेस कर रहा है डिकेड से, और 50% इसकी शिप है वो स्टॉप कर दी गई हैं पनामा कैनाल पर लास्ट 3 मंथ्स में, जो कि लो वाटर लेवल्स ही बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी बन गई कि भाई आपको ये बहुत ज़्यादा बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है कि कैसे मैरीटाइम थ्रेट्स को दूर करा जाए। अब दूसरे और थ्रेट्स के बारे में भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि मैरीटाइम ट्रेड रूट्स की तरफ और कौन-कौन से अटैक होते हैं। तो कह रहा है पहली समस्या अभी वो वाली खत्म ही नहीं हुई थी, यूक्रेन रशिया की वॉर, तो यानी कि जो पॉलिटिकल टेंशन चलती जा रही है यूक्रेन की वॉर की वजह से, मैरीटाइम जो ट्रांसपोर्ट आपका ब्लैक और अजॉव सी की तरफ है वो भी बहुत अफेक्टेड है। ठीक है, तो एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन से हम परेशान है मैरीटाइम ट्रेड रूट्स को। इन्फ्लेशन क्यों होता है? देखो यही सारे रूट्स होते हैं इन्फ्लेशन के, आप क्या सोचते हो कोई और तरीके होते हैं? यहीं से आता है। फिर दूसरी समस्या है डिस्प्यूटेड मैरीटाइम बाउंड्रीज, यानी कि जो पोटेंशियल है साउथ चाइना सी का, वो डिसरप्ट होता जा रहा है। साउथ चाइना सी परेशान है, ब्लैक सी, एजॉफ सी सारे दिक्कत में है। वेसल्स है उनकी डिजिटाइजेशन हो गया, जिससे साइबर अटैक होने शुरू हो गए हैं डिजिटलाइजेशन होने की वजह से। क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक समस्या है, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, कहीं टाइफून आ रहा है, कहीं हरिकेन आ रहा है, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं सुनामी आ रही है। मैरीटाइम टेररिज्म भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि खाली नेचुरल चीजें हैं, इंसान की तरफ से एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी बन जाते हैं, आर्म्ड रोबरी, ह्यूमन और कॉन्ट्राबैंड, इतनी सारी ट्रैफिकिंग हो रही है, मल्टीपल चोक पॉइंट्स हैं प्रेजेंट है, कहाँ से क्या करोगे आप? अब दोनों की लोकेशन समझना आप, स्विच कैनाल की भी और पनामा कैनाल की भी, पेपर में आपके पूछ सकते हैं। तो देखो स्विच कैनाल एक आर्टिफिशियल सी लेवल है, याद रख लो, इजिप्ट के अंदर है, आपके दो सी को कनेक्ट करती है, कौन से? मेडिटेरियन एंड रेड सी। ठीक है, 193 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, शॉर्टेस्ट रूट कवर करवाती है ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि अगर आप जो सुएज कैनाल की वजह से 7000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कम हुआ इंडिया और यूरोप के बीच में। और ट्रेड वॉल्यूम सोचो आप, 12% ग्लोबल ट्रेड है यहाँ पर, 30% यहाँ पर ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक के जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुएज कैनाल, सोचो आप।
पनामा कैनाल में 80 किलोमीटर लॉन्ग है, ये सोचो, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। यहाँ पर लॉक ऑफ आपके कंपार्टमेंट, मतलब इसमें एंट्रेंस है, गेट है, एक एग्जिट गेट है, पानी को कैसे लिफ्ट करना है। रिपब्लिक ऑफ पनामा यहाँ पे इसको ओन करता है, पनामा कैनाल को। यहाँ पे 6% वर्ल्ड का ट्रेड होता है। लगाओ दोनों की लोकेशंस बिल्कुल मैप पे, आराम से चेक करो आप कैसी है। स्विच कैनाल का ये देखो, ये वाला पार्ट जो जा रहा है आपके 2 सी, आपके यूरोप और एशिया के डिस्टेंस को कम कर रहा है। पनामा कैनाल देखो कैसे आपका ये पूरा सा, इसमें रिपब्लिक ऑफ पनामा का बेसिकली इसमें चलता है। तो यानी कि दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट रूट्स हैं। अब चक्कर क्या हुआ, जो रिसेंट आपके जो थ्रेट आए ना, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो गाजा की तरफ से आ रहा हो, चाहे वो यूक्रेन की तरफ से आ रहा हो, ये सारे जितने भी हमने इश्यूज अभी क्राइसिस पढ़े, इसका समझने की बात है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। अब इसके इम्पैक्ट से सबसे बड़ी टेंशन क्या शुरू हो गई, वॉर की समस्या लग रही है हमें कि भैया बहुत बड़ी वॉर ना हो जाए कहीं, क्योंकि हाउती ग्रुप जो है उनको सपोर्ट मिल रहा है ईरान से, और रशिया परसीव्ड एज ईरान एली लाई पूरी तरह से है। ये वेस्टर्न नेशंस को, इसराइल वगैरह को, ये क्राइस मतलब अपोज कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, ये तो फिर एक वॉर शुरू हो जाएगी काइंड ऑफ, है ना, समझ रहे हो सिनेरियो, देखो आप। सेकंड समस्या है फ्यूल के दाम, इन्फ्लेशन इतना लेवल पे बढ़ा हुआ है, हर चीज के ट्रेवल करना इतना महंगा हो गया आजकल, शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर वर्ल्ड इकॉनमी पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो एक्चुअल में हुआ क्या है। एक्चुअल में रेड सी का जो रूट आपका ये डिसरप्ट हुआ है ना, इसकी वजह से आपका क्या हुआ, इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा दाम के बढ़ गए हैं। बात को समझ रहे हो, क्यों आपके आसपास की सब्जियां वब्जियां ये जिन्हें सब कुछ महंगा क्यों है, 10 से 20% बढ़ गया है। शिपमेंट कॉस्ट क्योंकि बढ़ गई थी, रीरूट करना पड़ा, केप ऑफ गुड होप से निकल के जाना पड़ता है अब, रेड सी क्योंकि डिसरप्ट हुआ हुआ है। तीसरी समस्या है ग्लोबल सप्लाई चेन का डिसरप्ट होना, यानी कि जो 80% ग्लोबल गुड है वो आपके सी की तरफ से जाते हैं विद द शेयर ऑफ ट्रेड, है ना, ये सब करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज लाइक दिस, तो ये इसी से करते थे, आपने बंद कर दिया, डिसरप्ट हो गया ग्लोबल गुड, सोचो आप। फिर एनवायरनमेंट भी कम काम नहीं कर रहा, लॉन्गर जितने भी रूट्स थे आपके साउथ अफ्रीका के तरफ के या अफ्रीका के, वहां पे CO2 इमिशन बढ़ा हुआ है शिप्स की वजह से, 20 से 35% बढ़ गया, लगा लो। ये तो थे देखो पूरा वर्ल्ड वाइड। अब इंडिया पे स्पेसिफिकली क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इंडिया पे स्पेसिफिक इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा तरह पूरी तरह हाल उसका हो रखा है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन हमारा सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन था इंडियन एक्सपोर्ट्स का, और स्विच कैनाल उसका एक्सपोर्ट का रूट था। अब इंडिया का प्लान था एक्सपोर्ट को अपना 5 लाख टन तक कर देंगे, नई सीजन बासमती राइस पहुंचाएंगे यूरोप में, मिडिल ईस्ट में। वो सब रिस्क में आ गया, ये पूरा प्लान ही हमारा कैंसिलेशन में तरफ लग रहा है कि कैसे इसको करेंगे। फिर एनर्जी सिक्योरिटी में दिक्कत। रेड सी एक बहुत बड़ा रूट है जहां पर ऑयल एंड गैस की शिपमेंट होती है, अब 65% इसी रूट से आ रहा है, तो कैसे होगा फिर। डिप्लोमेटिक टाइज हमारे खराब होंगे। इंडिया मेंटेन पॉजिटिव रिलेशंस बोथ विद ईरान एंड इसराइल, दोनों आई मतलब आई के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन अब क्या करें, किसका साथ दें, दोनों तो अपोजिट पोल्स में है इस समय। तो ये प्रॉब्लम है। फिर कह रहा है कि क्या किया जाए, देखो ये भी जरूरी है ना, ग्लोबल लेवल पे क्या करा गया है, कैसे इनहेंस करें, और इंडिया के लेवल पे कैसे इनहेंस करें। तो यहाँ पर ये कह रहा है ग्लोबल लेवल पर यूएस ने अनाउंस किया मल्टी नेशन ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, जो आपके कॉमर्स रेड सी पर सेफ गार्ड करेंगे। तो इसके जो यूएस के साथ ब्रिटेन है, बहरीन है, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, सारी की सारी कंट्रीज है। इंडिया ने भी डिप्लॉय कर दिया भाई प्रोजेक्ट 15B15 ने, जो हमने डिप्लॉय करा है, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल वहाँ पे रखी है हमने, ड्रोन अटैक्स ताकि बच पाए, पायरेसी वगैरह से बच पाए हम। हमने एक NDMA प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च करना पड़ा हमें, नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस वाला, ताकि टैकल हो पाए सारी चीज़ें। तो वे फॉरवर्ड में हमने क्या कहा, देखो जी, ये क्रिटिकल मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं, चोक पॉइंट्स के नाम आपको गाइस बिल्कुल पता होने चाहिए। जो भी अफेक्टेड एरियाज हैं, चाहे वो स्टेट ऑफ बलमंदब बाबेल मंदब है, या स्विच कैनाल है, टर्किश स्टेट है, या स्टेट ऑफ हरमुज है, या स्टेट ऑफ मलक्का है, ये सारी स्टेट्स के नाम, क्योंकि ये चोक पॉइंट्स होते हैं, इनको जरूर जरूर याद रखना है। बिल्कुल नहीं भूलना है कि चोक पॉइंट्स भी पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं। वाई चोक पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट, ये भी आपको पता जरूर होना चाहिए कि चोक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, चोक पॉइंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो याद रखना चोक पॉइंट क्या होते हैं, तो आप बताओगे ज्योग्राफिकल फीचर है लैंड और सी का, जहाँ पे आर्म फोर्सेस को फोर्स किया जाता है कि वो यहाँ पर कुछ भी ऐसे ही इंफीरियर ओपोनेंट वगैरह जो भी है उसको रिड्यूस करें। ये बहुत जरूरी है हमारे 666, मैंने आपको बता दी, ये 6 के 6 आपको चोक पॉइंट जरूर याद रखने हैं। ठीक है, ज्योग्राफिक लोकेशन समझ रहे हो। अब देखो चोक पॉइंट हर तरह से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोग भी ट्रेवल फ्लो कर रहे हैं, गुड्स भी आपका ट्रेवल कर रहा है, पर आपने जगह पर क्या करा, एक तरह का स्टेट है, माउंटेन पास भी आप चोक पॉइंट को कह सकते हो। चोक पॉइंट इसे कहते क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अटैकर्स और डिफेंडर्स आपको दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पर आपका गुड का मूवमेंट है, लोगों का मूवमेंट है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। देखो एक होता है चौक पॉइंट, एक होता है चेक पॉइंट।
चोक पॉइंट का मतलब होता है कि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां पर गुड की मूवमेंट की एक्सेस वगैरह को आप ध्यान में रखोगे। चेक पॉइंट का मतलब है जहां पर हर रूट में इंस्पेक्शन होती है। दोनों चीजें भूलनी नहीं है आपको। ठीक है। अब वे फॉरवर्ड में यहाँ क्या बोल रहा है? वे फॉरवर्ड में बोल रहा है कि देखो जी, आपकी समस्याएं ही आपका हल है। सबसे पहले आप क्या करो, डाइवर्सिफाई कर दो अपनी सप्लाई चेन्स को। आप रेजिलियंस की तरफ भागो, आप कंट्रीब्यूट करो और ज़्यादा अच्छा तरह करा बनाओ। हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी हो, नए रूट्स खुल जाएंगे। या आप कंट्रीब्यूट करो मोर अडेप्टिव ग्लोबल ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। आप एक्नॉलेज करो अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को भी, इंक्रीज करो मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ा दो, हाउथीज की मेरीटाइम सिक्योरिटी लगाओ, उनका इन्फ्लुएंस काउंटर कर पाओ आप। ग्लोबल कोलैबोरेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस है या मल्टीलेटरल ग्रुपिंग है, उनको ये काम करना पड़ेगा, बीच में आकर बिल्कुल सहारा देना पड़ेगा। और इंडिया को तो मीडिएटर की तरह निभाना पड़ेगा दोनों ही कंट्रीज के साथ, चाहे वो ईरान हो चाहे वो इसराइल हो। आपको किसी एक का साथ नहीं देना। आपकी सारी कोशिश क्या होनी चाहिए? दोनों के बीच में पीस कराना। मीडिएट आप पहले भी कराते आए हो, अब भी कराओ आप। डिप्लोमेटिक डायलॉग्स करो आप कोलैबोरेशन की तरफ भागो। आप कहो कि भैया रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे समझेंगे हम ऊपरी बातों पे बात नहीं करते, हम रूट कॉज समझेंगे, इस प्रॉब्लम का क्या समस्या का प्रॉब्लम है, समझे। और इसके बाद यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ बता रहा है ये। जरा भी टॉपिक को याद रखो, एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक महासागर करके एक चीज़ आई थी, डेट इज मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव एंड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन्स। याद रखो, इसके रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं, चाहे वो इंडियन ओशन रीजन्स के लिटरल बांग्लादेश वगैरह रहे हो, सब रहे हैं इसके। ठीक है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। अच्छा, बीच में का आपने पढ़ा ना कि इंडिया ने प्रोजेक्ट 15B ये सब फॉलो अप करके हमने लगाए हुए हैं, ताकि हम लास्ट डिकेट में हमने कमीशन करा था। तो पहला शिप जिस प्रोजेक्ट का जो इंडियन नेवी ने 2021 में कमीशन किया, डेट इज INS विशाखापट्टनम। ठीक है। कुछ कुछ देखो, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है गाइज, याद रखोगे तो पेपर में बिल्कुल भी मार नहीं खाओगे। अच्छा, सिक्योरिटी का लास्ट लास्ट टॉपिक हम बात करेंगे, इंटरपोल की तरफ चलते हैं। इंटरपोल क्या है, क्यों न्यूज़ में रहा, क्या काम करता है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसका कंसर्न क्या है, ये सारा इस टॉपिक के थ्रू हम समझेंगे। देखो, इंटरपोल न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इसने रिसेंटली 91st जनरल असेंबली इंटरपोल वियना ऑस्ट्रिया के अंदर लिया, जिसमें 100 साल हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी को लेकर। अभी कह रहा है कि हाइलाइट्स क्या है 91st जनरल असेंबली की, तो कह रहा है वियना डिक्लेरेशन हुआ। यानी कि जो राइज हो गए थे ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, वो रिलीज होने का, प्रायोरिटी एक्शंस 5-5 खोले गए। इंडिया ने स्ट्रेस दिया, इंडिया ने बहुत स्ट्रेस डाला कि हमें हमें ज़रूरत है कि हम कोई भी सेफ हेवंस को डिनाई करें क्रिमिनल्स के लिए या क्राइम के लिए। इंडिया ने कहा कंसर्टेड एक्शन लेने की ज़रूरत है, इंटरपोल ले टेररिज्म के बारे में सोचे कि कैसे ट्रांसनेशनल क्राइम्स को ख़त्म करना है, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को कैसे ख़त्म करना है, साइबर रिलेटेड जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं उसको कौन ख़त्म करेगा। तो कह रहे हैं इंटरपोल की बड़ी जिम्मेदारी है ये। अब देखो, इंटरपोल ना नोटिस भेजता है। नोटिस के कलर अलग अलग हैं, उसी बेसिस पे मैं बताती हूँ। देखो, रेड नोटिस भेजा जाता है अगर कोई बंदा वांटेड है तो। ठीक है, तो रेड नोटिस इसको बिल्कुल याद करना, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। येलो नोटिस भेजा जाता है किसी मिसिंग पर्सन के लिए। ब्लू नोटिस भेजा जाता है कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए। ब्लैक भेजा जाता है कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी है। ग्रीन है तो वार्निंग एंड इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ऑरेंज है तो इमिनेंट थ्रेट होना सकता है उसके बारे में। पर्पल है तो वो मॉडस ऑपरेंडी के लिए होता है। ठीक है। इसके अलावा एक इंटरपोल आपका होता है ये ब्लू कलर का, जो कि इसमें स्काई ब्लू कलर का, जिसमें कि आपको ना यहाँ पे बोलेगा कि भाई यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का कोई स्पेशल नोटिस अगर जाता है ना, तो उसके लिए दिया जाता है। अब आप एक शब्द आया यहाँ पर, मॉडस ऑपरेंडी, राइट। इसका क्या मतलब होता है? देखो, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जिससे कोई टिपिकली किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो, कोई ग्रुप के लिए हो, तो करा जाता है। जैसे मान लो कोई फ्रेंड है, मोडस ऑपरेंडी टू गेट राइड्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बस, ऐसा भी हम कर सकते हैं। लेटेंट फ्रेज है बेसिकली, मोडस ऑपरेंडी स्लैंग शब्द है कि आप किसी चीज़ को कैसे देखते हो, कैसे वो क्या कर रहा है, उसका फ्रेज एक तरह से ये मॉडस ऑपरेंडी का दिया हुआ है। ठीक है। तो मॉडस ऑपरेंडी का मतलब है क्रिमिनल मेथड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, क्रिमिनल का मोटिव क्या है, उसको मॉडस ऑपरेंडी कहते हैं। ठीक है, ये ज़रूर आप याद रखना। अच्छा, इसके अलावा हम ये देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि भाई इंटरपोल है क्या। तो इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है, ICPO करके, ये फॉर्मली एक आई हमारे गदे मतलब पूरे मतलब वर्ल्ड के अंदर 1923 में इसको क्रिएट करा गया। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन है। 1956 में क्या हुआ, मॉडर्नाइज कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। ठीक है।
और ये एक बन गई इंटरपोल बन गई। अच्छा, इसके हेडक्वार्टर्स हमें ज़रूर याद रखने हैं, लायन फ्रांस के अंदर है। जनरल असेंबली जो है इसकी इंटरपोल सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, हर साल मिलती है, रिप्रेजेंट करती है मेंबर कंट्रीज को। 196 मेंबर इसकी कंट्री है इंडिया के साथ साथ। इंडिया ने सबसे पहले इंटरपोल को ज्वाइन कब करा? 1949 में। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। कब आई थी? 1923 में आई थी। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लायन फ्रांस के अंदर है। ठीक है, ये चीज़ आपको भूलनी नहीं। इंडिया ने कब ज्वाइन करा? 1949 के अंदर करा। अब यहाँ ये कह रहा है नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के बारे में कि हर जो मेंबर कंट्री है उसमें इंटरपोल एनसीबी है, कंट्री का फोकल पॉइंट है। ये सीबीआई इस पे काम करता है। सीबीआई भी एक तरह का एनसीबी फॉर इंटरपोल। इंडिया में इंटरपोल का काम कौन करता है? नेशनल क्रिमिनल ब्यूरो कौन है हमारे यहाँ? सीबीआई है। इसका फंक्शन क्या है? इसका काम 4 ग्लोबल एरियाज पे रहता है। टेररिज्म, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, ये सारे तरह के क्राइम्स को देखता है। डेटाबेस मेंटेन करता है बाकायदा, हर इंडिविजुअल का नाम, फिंगरप्रिंट, कोई प्रॉपर्टी खोई है क्या, ट्रैफिकिंग, सब कुछ। इंटरपोल नोटिस भेजता है, अलर्ट जारी करता है, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड भेजता है। तो 5 प्रायोरिटी एक्शन वियना डिक्लेरेशन में जो भी हुई है उसमें रखे गए। क्या? सबसे पहले तो हम ट्रीट करेंगे ट्रांसनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको प्रायोरिटी मानेंगे। दूसरा, हम किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए हम आपस में मिल के उसका समाधान निकालेंगे। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की तरफ बहुत ध्यान है। सपोर्ट पुलिस ऑफिसर्स करना है, ग्रेट इन्वेस्टमेंट करो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पे, ताकि हम भी इससे बाहर आ पाए। ठीक है। अब लेकिन दिक्कत क्या होती है, इंटरपोल को ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अब वो चैलेंजेस क्या है? लीगल एंड स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस, यानी हम बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं वॉलंटरी कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर कंट्रीज। लीगल डिस्पैरिटी जिससे हो सकती है, वेरिंग लेवल ऑफ डेटा पायरेसी की दिक्कत है, प्राइवेसी की दिक्कत है, हर्डल है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में, एनालिसिस करने में, इनेबिलिटी है, कैसे करें इंटरनेशनल क्रिमिनल्स को, कैसे करें, कैसे एक तरह से हम ऐसा बनाएं, रेड नोटिस भेजें या ना भेजें। फिर पॉलिटिकल इश्यूज हैं, एलिगेशन जो लगते रहते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोसिक्यूशन विक्टिम्स पर। एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा है कि जो रिपोर्ट आई स्टॉकहोम सेंटर ऑफ फ्रीडम 2017 की, उसने रिवील करा कि इंटरपोल मिसयूज करता है मैकेनिज्म बाय टर्किश अथॉरिटीज अगेंस्ट देयर क्रिटिक्स एंड ओपोनेंट्स। तो ये सब बड़ी दिक्कत है। इनको देखो, पॉलिटिकल चैलेंजेस भी कई कंट्रीज में झेलने पड़ते हैं, इनको कोई मानता ही नहीं इनकी बात। फिर बायलेटरल रीजनल डिस्प्यूट्स भी हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं करना। इफेक्टिव कैसे करोगे आप? हैम्पर करते हो आप। फिर थ्रेट्स हैं बड़े सारे, ऑर्गेनाइज क्राइम की वजह से बहुत डाइवर्सिफाई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, एनोनिमिटी है मार्केट प्लेस में, इमरजेंस है, इतने सारे बिग टेक्स आ रहे हैं कि वहां पर आप बैलेंस कोऑपरेशन कर ही नहीं पा रहे। डेटा प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि करें क्या? देखो, करने वाली बात समझो आप, कि मल्टी डायमेंशनल एंड ग्लोबल एडवोकेसी की ज़रूरत है। कि जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो मल्टी डायमेंशनली होके सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से रिफॉर्म लें। फिर स्टैंडर्ड्स मेंबरशिप के थोड़े से आप ये ध्यान में रख के बनाने चाहिए कि डेमोक्रेसीज के ज़्यादा तवज्जो देना है, कि जितने भी इंटरपोल के मेंबर्स हों एटलीस्ट वो डेमोक्रेटिक नेशंस हो और रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट करने वाले हों। समझ गए? फिर सेंसिटाइज करना है मेंबर स्टेट्स के साथ। वाइट कॉलर क्राइम्स अगर हो रहे हैं, है ना, या कोई आपने मनी लॉन्ड्रिंग करा है, तो वहाँ पे सेंसिटाइज होकर आप मेंबर स्टेट्स की मदद करिए। या कोई अगर थ्रेट आ रहा है तो उसकी डिज़ाइन करो, अच्छे से क्लियर गाइडलाइंस बनाओ। अच्छा, इंडिया ने अभी 90th इंटरपोल जनरल असेंबली 2022 में होस्ट करी थी। पहला एवर ग्लोबल क्राइम क्रिमिनल ट्रेंड रिपोर्ट जो कि रिलीज करता है कौन? इंटरपोल। ये ध्यान रखना है आपने। तो इंटरपोल ने भी हमारा कर रखा है, हमने भी इसका होस्ट करा हुआ है 90th इंटरपोल। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना, 2022 का इंडिया में हुआ था, अभी वियना में हुआ। तो ये आपको जरूर पॉइंटर्स याद रखने हैं। शॉर्ट्स कल कल ही करेंगे, क्योंकि अभी बहुत लंबी वीडियो नहीं हो जानी चाहिए कि आप बोर हो जाओ। रिवाइज इट प्रॉपरली। जहाँ आपको लगता है कोई सेक्शन आपसे छूट रहा है या नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, है ना, जो बहुत नीडी है, जो बहुत ज़रूरत है, उनको आप ज़रूर शेयर करिए। अपने घर में जिसको ज़रूरत है उसको शेयर करिए। Thank you so much for listening. Do like, share, and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.